जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन 12th की इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें आज का अपना टॉपिक है मांग की लोच के निर्धारक घटक। ये शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो अपन करेंगे। फिर अगला चैप्टर नंबर 5 में अपन प्रवेश करेंगे, जो कि पूर्ति के उदाहरण है। पिछले वीडियो में अपन ने मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां देखी थी। 3 विधियां अपन ने पढ़ी थी। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरी विधि पढ़ी थी अपन ने ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि, और तीसरी विधि थी अपनी कुल व्यय विधि। उससे पहले अपन ने मांग की लोच की श्रेणियां देखी। फिर साथ साथ में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मांग की लोच का अर्थ भी देखा। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा मांग की लोच के निर्धारक घटक, जो कि आज अपन इस वीडियो में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर इसका एक क्वेश्चन है वो भी मैं लिखवाऊंगी, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हैं तो वो भी आपको करने के लिए दूंगी। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए। तो मांग की लोच के निर्धारक घटक। तो मांग की लोच के निर्धारक घटक इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक में अपन 7 पढ़ेंगे। पहला रहेगा आपके वस्तु की प्रकृति पर, देन दूसरा रहेगा प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर, तीसरा रहेगा वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, चौथा रहेगा आपके उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ेंगे अपन, पांचवा रहेगा उपभोग को स्थगित करना, और छठा रहेगा उपभोक्ताओं की आदतों पर, और सातवां रहेगा समयावधि पर। तो चलिए फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है अपना वस्तु की प्रकृति पर। मैं पॉइंट्स बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप साथ साथ में मैं इनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो वर्णन है, वो मैं बोलते जा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वस्तु की प्रकृति पर इसका 1 नंबर आप डालो और उसमें नोट करो कि जो वस्तु अति आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है। जो वस्तु अति आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है। इनकी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को नहीं घटा सकता। इनकी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता, जैसे अनाज व दवाएं आदि। कि जो वस्तु अति आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है। इनकी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता, जैसे अनाज व दवाएं आदि। जैसे अनाज, दवाएं आदि। फिर इसमें आगे लिख लेना ED1। लिख लिया कि क्या बोल रहा है कि जो वस्तु ज्यादा जरूरी होती है उनकी मांग क्या होती है, बेलोच होती है। उनकी मांग बेलोच होती है। इनकी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता, चाहे इनकी कीमतें कितनी भी बढ़ जाए। लेकिन उपभोक्ता, जैसे अनाज व दवाई है, मेडिसिन अपने को लेनी जरूरी होती है, चाहे उसकी प्राइस MRP प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। अनाज है वो अपने जीवन को जीने के लिए, खाने के लिए वो जरूरी होता है। तो वो कितना भी महंगा हो जाए, अपने को खाने की जरूरत रहती है। तो बढ़ने, तो ये कौन सी मांग हुई? इसमें तीनों पढ़ेंगे, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर। तो साइन से आप जान ही गए, एक तो आपका लेस देन हो जाएगा, एक आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, और एक आपका इक्वल हो जाएगा। तीनों साइन दिए हुए रहेंगे आपके। इकाई से अधिक जो भी रहेगा आपके, और इकाई से कम का रहेगा आपके, और इकाई के बराबर। इकाई के बराबर लिखा आपने। तो ये होगी आपके ED लेस देन 1। ये तो थी आपके ग्रेटर देन 1, और ये होगी आपके लेस देन 1। ठीक है, इकाई से कम, इकाई से ज्यादा, और इकाई के बराबर। तो ED लेस देन 1। सेकेंड नंबर पॉइंट डालिए कि दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक होती है। दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक होती है। इन वस्तुओं की मांग की लोच 1 होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी
क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है। दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक होती है। इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च क्या रहता है, समान रहता है। यानी ईडी इक्वल टू 1 क्या रहेगा, ईडी इक्वल टू 1 कि ऐसी वस्तुएं जो आरामदायक होती है जिन पर कितना भी खर्च करो उनकी लोच एक होती है क्योंकि कीमतें अगर बदल भी गई तो भी उपभोक्ता का खर्च क्या रहेगा, समान रहेगा। ये दूसरी थी। 3 नंबर, तीसरी किस्म की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है। तीसरी किस्म की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है। तीसरी किस्म की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है, अतः इनकी मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है। कि तीसरी किस्म की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगे जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है, अतः इनकी मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है। ईडी ग्रेटर देन 1। इन वस्तुओं का उदाहरण जैसे वातानुकूलित संयंत्र। ईडी इन वस्तुओं की लोच, अतः इनकी मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है। ईडी ग्रेटर देन 1 इन वस्तुओं का उदाहरण है जैसे वातानुकूलित संयंत्र। इसमें लिख लो आप ईडी ग्रेटर देन 1। वातानुकूलित संयंत्र हो गया जैसे सर्दियों के मौसम में आपने हीटर लगा लिया और गर्मियों के मौसम में आपके क्या चल रहा है, एसी चल रहा है। तो आया समझ में, इनकी लोच होती है इकाई से अधिक। तो ये 3 थी। पहली, जो वस्तु हमारे लिए अति आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है, कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता के उपभोग को नहीं घटा सकता जैसे अनाज व दवाएं, ईडी लेस देन 1। दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक होती है। इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च क्या रहता है, समान रहता है। चाहे कितने भी कर लो लेकिन उनका खर्च क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ईडी बराबर 1 ईडी इक्वल टू 1। तीसरी किस्म की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर भी इनकी मांगे जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन हो गया तो भी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होता है, ज्यादा परिवर्तन होता है, अतः इनकी मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है। ईडी ग्रेटर देन 1 इन वस्तुओं का उदाहरण जैसे वातानुकूलित संयंत्र। तो ये पहला पॉइंट था आपके वस्तु की प्रकृति पर। दूसरा पॉइंट डालो, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर लिखो, वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न पदार्थ होते हैं, जैसे चाय और कॉफी, इनकी मांग लोचदार होती है। कि वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न पदार्थ होते हैं जैसे चाय कॉफी, इनकी मांग लोचदार होती है। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है जैसे गेहूं। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है जैसे गेहूं। नोट कर लिया कि वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न पदार्थ होते हैं जैसे चाय कॉफी, इनकी मांग बेलोचदार होती है। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है जैसे गेहूं। कि जो निकट के स्थानापन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं, मतलब कोई वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, चाय और कॉफी, और जो निकट के स्थानापन्न नहीं होते, गेहूं की जगह गेहूं का ही कर सकते हैं, वो होती है गेहूं। ठीक है, ये था आपका दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता पर। तीसरा लिखो, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। नोट साथ साथ में करते चलो भाई। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। ठीक है, करो नोट इसको कि वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों से प्रयोग घटाकर
तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों से प्रयोग घटाकर सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाले काम में करेंगे। सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाले काम में करेंगे। जैसे बिजली की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में नहीं होगा। दोबारा देख लो कि वह वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों से प्रयोग घटाकर सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले काम में करेंगे। जैसे बिजली की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है कि अगर उपभोक्ता कई उपयोग होते हैं कई वस्तुओं के, तो उनकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। अगर उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उनका दूसरे प्रयोग, अब कोई वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तो अपन उस वस्तु का थोड़ा प्रयोग कम करना कर देंगे। जैसे बिजली की रेट बढ़ने लग गई तो बिजली का प्रयोग जो अपन पानी गर्म करने में लगा रहे थे या खाना बनाने में लगा रहे थे, उनका प्रयोग अपन दूसरी जगह से भी पानी गर्म कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, तो उनका प्रयोग अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये तीसरा पॉइंट था अपन के वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। चौथा लिखो, उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की महत्ता। उपभोक्ता के बजट में इस वस्तु की उपभोक्ता के बजट में इस वस्तु की महत्ता लिखो कि अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कम होती है। जैसे माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल आदि। कि अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कम होती है। ऐसी वस्तुएं माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल आदि। वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, उनकी मांग काफी लोचदार होती है। जैसे कार आदि। की वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, उनकी मांग काफी लोचदार होती है। जैसे कार आदि। क्या बोल रहा है कि अगर उपभोक्ता अपनी आय में से, दोबारा देख लो, कि अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कम होती है। ऐसी वस्तुएं माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल आदि। वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, उनकी मांग काफी लोचदार होती है। जैसे कार आदि या इत्यादि, कुछ भी लिख सकते हो, कार आदि। कि जो अगर उपभोक्ता बहुत कम अनुपात में खर्च करता है, जिन पर बहुत ही पैसा कम लगता है, उनकी लोच भी क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे पेंसिल होगी, सेफ्टी पिन हो गया, माचिस होगी। और अगर उपभोक्ता एक बड़े अनुपात में खर्च करता है, बहुत ज्यादा अनुपात में खर्च करता है, तो उनकी मांग क्या होती है, ज्यादा लोचदार होती है। जैसे कार आदि। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा चलो, उपभोग को स्थगित करना। 5 नंबर पॉइंट है, उपभोग को स्थगित करना। देखिए 2 पॉइंट और बच रहे हैं, फिर 5वां होने के बाद लिखो कि वस्तुओं की मांग लोचदार होगी
जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। गृह निर्माण, जैसे गृह निर्माण की मांग, ऐसा जैसे गृह निर्माण की मांग, जैसे गृह निर्माण की मांग जब ब्याज दरें अधिक होती है, जैसे जब ब्याज दरें अधिक होती है तो लोग गृह निर्माण हेतु ऋणों की मांग कम कर देते हैं। तो लोग गृह निर्माण हेतु ऋणों की मांग कम कर देते हैं। वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। दोबारा देख लो कि वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। जैसे गृह निर्माण की मांग जब ब्याज दरें अधिक होती है तो लोग गृह निर्माण हेतु ऋणों की मांग कम कर देते हैं। कि जब होम लोन लेते हैं, अगर उन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग लोन की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो उपभोग को भी अपने क्या कर देते हैं कि वस्तु की मांग की लोचदार होगी तो उपभोग को भी क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो ये 5वां पॉइंट था। छठे पॉइंट पे चलते हैं। छठा पॉइंट अपने उपभोक्ताओं की आदतों पर कौन सा है? उपभोक्ताओं की आदतों पर, उपभोक्ताओं की आदतों पर 6 नंबर अपना पॉइंट। फिर एक अंतिम बचेगा, कीजिए नोट कि वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं, वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग बेलोच होती है। वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग बेलोच होती है, जैसे सिगरेट, तंबाकू आदि। जैसे सिगरेट, तंबाकू आदि। इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इनके उपभोग को कम नहीं किया जा सकता। दोबारा देख लो कि वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग बेलोच होती है, जैसे सिगरेट, तंबाकू आदि। इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनकी उपभोक्ता को आदत हो जाती है तो उनकी मांग बेलोच शून्य हो जाती है। तो चाहे सिगरेट जैसे एग्जाम्पल बता रहे सिगरेट, तंबाकू, जो लोग पीने वाले वो पियेंगे सिगरेट, तंबाकू, तो इन पर चाहे टैक्स को बढ़ा दो, इन वस्तुओं को करों पर बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं चाहिए। इन पे टैक्स रेट बढ़ा देंगे फिर भी इनको कम नहीं किया जा सकता। तो छठा पॉइंट अपने ये था उपभोक्ताओं की आदतों पर। अब मांग की लोच के निर्धारक घटक का और अपने इस वीडियो के अंतिम टॉपिक बचा है समयावधि पर। लास्ट टॉपिक नोट कीजिए। तो 7वां अपना कौन सा है? समयावधि पर। समयावधि पर देखिए इसमें कि नोट कीजिए, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रकृति को बदल सकता है। क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रकृति को बदल सकता है। दोबारा देख लीजिए कि अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है।
क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है, कि उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। तो इस प्रकार से अपने 7 पॉइंट हो चुके हैं। मांग की लोच के निर्धारक घटक या तत्व बोल सकते हो आप, निर्धारक घटक के साथ साथ नाम तत्व भी लिख सकते हो। तो पहला था अपने वस्तु की प्रकृति पर, दूसरा था जिसमें अपन ने 3 देखे थे, लेस देन 1 का, इक्वल 1 का और ग्रेटर देन 1 का। दूसरा है अपने प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता पर। तीसरा अपन ने देखा वस्तु के विभिन्न उपयोग। चौथा अपन ने देखा वस्तु की बजट में इस वस्तु की महत्ता। पांचवा अपन ने देखा उपभोग को स्थगित करना। छठा अपन ने देखा उपभोक्ताओं की आदतों पर। और सातवां अपन ने देखा समयावधि पर। इस प्रकार से मांग की लोच के निर्धारक घटक के, तो ये था अपनी मांग की लोच के निर्धारक घटक। 7 टॉपिक अपन ने मांग की लोच के निर्धारक घटक के कर लिए। तो अपन ने 7 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके। वस्तु की प्रकृति पर, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता पर, वस्तु के विभिन्न उपयोग और वस्तु उपभोक्ता के बजट में इस वस्तु की महत्ता, उपभोग को स्थगित करना, उपभोक्ताओं की आदतों पर और समयावधि पर। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका। अब अपन इसके में एक क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। प्रैक्टिकल तो वैसे कंप्लीट हो चुके। तो चलिए आप इनको नोट आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, नोट कर लीजिए। कर ही लिया वैसे साथ में। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन की समकोणीय आयताकार अतिपरवलय, सॉरी इधर नाम नहीं लिखा, अतिपरवलय, समकोणीय आयताकार अतिपरवलय किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा मांग वक्र जहां कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमेशा मांग में प्रतिशत परिवर्तन जैसे समान हो, ऐसे मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है, यानी ED इक्वल टू 1। ऐसा मांग वक्र इकाई लोचदार मांग वक्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह वह वक्र है जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र समान होता है। इनके अनुसार कीमतों के घटने या बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, ED इक्वल टू 1। कि ऐसा मांग वक्र जहां कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमेशा मांग में प्रतिशत परिवर्तन जैसे समान हो, ऐसे मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है, ED इक्वल टू 1। ऐसा मांग वक्र इकाई लोचदार मांग वक्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह वह वक्र है जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र समान होता है। इसके अनुसार कीमतों के घटने या बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। डायग्राम बनाया गया है। पहले अपन ने P और Q ली, फिर अपन ने कीमत को बढ़ा के देखा तो P2 करके तो अपनी मात्रा कम हो गई Q2, फिर कीमत को कम करके देखा तो P1 में Q1 हो गई। ये अपना मांग वक्र हो गया, DD मांग वक्र ABC, ये अपना DD मांग वक्र है। इधर कीमत और इधर मांग मात्रा, ये एग्जैक्ट समान इकाई के बराबर, लोच के बराबर ही है। तो आई होप समझ में आया होगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 25 रुपए प्रति इकाई पर एक वस्तु की मांगी की मात्रा 500 इकाइयां है। जब इसकी कीमत 20% बढ़ जाए तो मांग की मात्रा घटकर 450 हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए, बताइए वस्तु की कीमत लोच कैसी है। कि 25 रुपए प्रति इकाई पर एक वस्तु की मांगी की मात्रा 500 इकाइयां है। जब इसकी कीमत 20% बढ़ जाए तो मांग की मात्रा घटकर 450 हो जाती है। मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए, बताइए वस्तु की कीमत लोच कैसी है। 25 रुपए कीमत दी हुई, प्रारंभिक कीमत दी हुई आपको P0, तब आपकी Q0 थी 500 इकाइयां। अब कीमत में बढ़ोतरी हो रही है 20%, यानी अगर अपन 25 का 20% निकाले, 25 का 20% आपने निकाला 5, तो आपकी न्यू कीमत कितनी आ गई? 20% बढ़ी है तो आपकी नई कीमत आ गई 30, यानी P1 आ गई आपकी 30 और आपकी मात्रा घटकर Q1 कितनी हो जाती है? 450। तो अब आप आराम से कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप तुरंत इसको निकालने के हिसाब से निकाल सकते हो। डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P, P0 बट्टा इंटू P0 बट्टा Q0। फिर पूछा है कि वस्तु की कीमत लोच कैसी है, तो आप बता सकते हो इकाई से कम अर्थात बेलोचदार। जो भी आपके आंसर आते हैं उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि मांग की लोच
कैसी है, इकाई से कम या बेलोचदार, जो भी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नोट कर लीजिए। अब वैसे भी अपन चैप्टर नंबर 5 में चलेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 5 अपना रहेगा पूर्ति की अवधारणा। पूर्ति का अर्थ, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व है, पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम की मान्यता, क्रियाशीलता के कारण, पूर्ति वक्र, पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत, बाजार, फिर पूर्ति वक्र, फिर कुछ पढ़ेंगे पूर्ति की लोच की श्रेणियां, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने कुछ करवाई है, आपको करवाऊंगी। ऐसे करते करते अपन हर चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। उत्पादन, लागत, आगम, फ्रम का संतुलन, बाजार फ्रम का संतुलन हो जाएगा, बाजार का स्वरूप, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, बाजार के अन्य स्वरूप, बाजार संतुलन, फिर समष्टि में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा अर्थ कार्य, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, आय व रोजगार का उपभोग फलन, बचत, आय उत्पादन का निर्धारण, अधिमांग, न्यून मांग, बजट, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा, नगद विनिमय लेन देन, इस प्रकार करते जाएंगे तो वेस्ट ही। तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा पूर्ति की अवधारणा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, इन सब का आप जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दोगे। सारे क्वेश्चन का, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं, तो आप इनका जवाब जरूर दीजिए। और आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अपन मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 पूर्ति की अवधारणा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।